हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे। 86वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, सिर्फ 5 दिन का कोर्स ये और बचा हुआ है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये कोर्स जो है वो 90 दिनों तक ही चलेगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने का कोई प्रोविजन नहीं है। और अगर आप लोगों को कोई इसी तरीके का कोई छोटा कोर्स की अगर रिक्वायरमेंट और है, अगर आपको लगता है कि कोई इस तरीके का छोटा कोर्स है जिससे आप लोगों को फायदा मिल सकता है या जो हम लोग को शुरू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पोस्टपोन हो ही रहा है, तो कुछ टाइम हमारे पास बच रहा है, तो उस टाइम में अगर हम कोई और यूटिलाइजेशन करके कोई और छोटा कोर्स ला सकते हैं जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी जो लोग कोर्सेज को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं कि यहाँ पर इस तरीके का कोई कोर्स है जो चल रहा है, या मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। 90 दिन में हमने इसको बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सीरीज को कवर किया है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट, आपने अगर किसी ने फॉलो किया है तो उसको पता होगा कि हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं लास्ट में हम लोग सी सेट भी कवर कर रहे हैं, ये भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस और जो भी अपडेट्स हमारी तरफ से आते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने आप लोगों के लिए एक पोल रखा था, ठीक है, जो कम्युनिटी सेक्शन होता है उसमें एक पोल दिया गया था, जिसमें आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने जरूर अपना जो वोट है वो दिया है। और उसमें हमें ज्यादातर जो रिजल्ट देखने को मिला है वो ये है कि आप लोगों को जो चैनल पे या जो प्लेटफॉर्म पे कंटेंट मिल रहा है वो, मतलब कंटेंट तो ठीक है, कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है, पर आप लोगों को उसके साथ साथ नोट्स की और क्विजेस की भी रिक्वायरमेंट है। ऐसा हमें वहां पर जो रिजल्ट वहां पर हमें उस पोल से मिला है उसमें हमें देखने को मिला है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उन्होंने यही बोला है कि कंटेंट इज ओके, कंटेंट से कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको चीजें ज्यादा चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ और कोर्सेज चाहिए, कुछ नोट्स की आवश्यकता है, कुछ क्विज की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे रोज यही बोलता हूं कि आप इस मिशन में हमारा थोड़ा सा साथ दीजिए। जितना ज़्यादा आप लोगों के एंड से यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन वगैरह आएगा, उस कंट्रीब्यूशन का यूज़ हम सारा का सारा आप लोगों के लिए ही करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल बनाने का मिशन है, उसमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। जितना भी कंट्रीब्यूशन आपके एंड से आएगा, जो भी होगा, उसका हम यूज़ सिर्फ आप लोगों के लिए ही और नए कोर्सेज लाने के लिए और अपना मैन पावर बढ़ाएंगे, और उससे क्या होगा कि चीज़ें आप लोगों को जो है वो ज़्यादा मिलने लगेंगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। बाकी किसी को अगर यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करना है तो वो भी यहाँ पर दिया गया है, दैट इज okul@axis बैंक। और बाकी अगर कोई नेट बैंकिंग या कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्लीज करिए, इस मिशन में हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के मिशन से थोड़ा थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन आप लोग करेंगे उससे आप लोगों का भी फायदा होगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके कंटेंट की जिनको जरूरत है उनका भी इसमें जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाएं और अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले दिन का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अब हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा, मतलब कहेंगे कि किसी एक टॉपिक पर हम लोग सीमित नहीं है, हम मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन देख रहे हैं जितने भी इस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज भी वही मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट। ठीक है, कैश पेमेंट के लिए 10% का डिस्काउंट दिया जाता है फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर टॉय। ठीक है, एंड स्टिल मेक्स अ 10% गेन। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड एट 770। पहली बात तो यह है कि जो डिस्काउंट का कंसेप्ट है, ये मार्क प्राइस का कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट ज्यादातर को पता होता है, वैसे मार्क प्राइस का ही पता होता है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी एक आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूं। देखिए कॉस्ट प्राइस अगर यहां पर है, मतलब किसी चीज की कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है कि जो दुकानदार उस सामान को किसी होलसेलर से खरीदेगा, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा कि उस प्राइस पर एक टैग लगाएगा। ठीक है, वो होगा यहां पर, मतलब इससे ऊपर। ठीक है, टैग लगाएगा, उसको बोला जाएगा मार्क प्राइस। फिर इस मार्क प्राइस में वो कुछ डिस्काउंट देगा और यहां पर रखेगा वो उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को वो पहले बढ़ा के उसको मार्क प्राइस बनाएगा, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देगा, फिर उसको वो नीचे लाके क्या करेगा कि एक सेलिंग प्राइस बनाएगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस पे क्या होगा कि सामान जो है वो सेल किया जाएगा या बेचा जाएगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ऊपर होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर क्या कमाया जाएगा? प्रॉफिट। क्योंकि कोई भी बिजनेस किया जा रहा है तो प्रॉफिट के लिए किया जाएगा, और इस तरीके से प्रॉफिट कमाया जाएगा जिसमें जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही जो है दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी को है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहां से नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है देखिए
कि मार्क प्राइस है सामान का 770 रुपए, ठीक है, दिस इज योर मार्क प्राइस 770, ठीक। इसके बाद इसमें 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है कैश पेमेंट के लिए, ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो डिस्काउंट से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्क प्राइस पे जब भी डिस्काउंट दिया जाता है उससे जो प्राइस निकल के आती है दैट इज योर सेलिंग प्राइस, जितने में वो सामान बेचा जाएगा, ठीक है। और जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन सेट करता है जो चीज, दैट इज योर गेन और लॉस, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है कि 10% गेन जो है उसको हो रहा है। तो 770 को 10% आप नीचे लेके आएंगे, 10% इस पर डिस्काउंट देंगे, तो यानी कि यहां पर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। और वो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10% डिस्काउंट अगर इस प्राइस पे दिया जा रहा है तो दिस विल बी 90% ऑफ 770, ठीक है। कितना आ जाएगा, निकालेंगे आप इसको, कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 693 रुपीज, ठीक है। ये इसका सेलिंग प्राइस है। अब वो क्या बोल रहा है कि इतने में सेल करने के बाद भी, इतना सेलिंग प्राइस रखने के बाद भी उसको 10% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। सिंपल बात है। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें आप या तो इसको जो फॉर्मूलेज होते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हैं, पर जनरली इस तरीके से नहीं किया कीजिए, ठीक है, वो थोड़ा सा बच्चों वाला तरीका है। सिंपल आप इसको ऐसे समझ के चलिए। देखिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है, ठीक है, इसमें अगर 10% का गेन होता है, सपोज कीजिए 10% का गेन होता है, ठीक है, 10% मतलब 100 पे अगर 10% हुआ तो वो 10 ही हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 110, ठीक है। सिमिलरली आपके पास कोई भी वैल्यू अगर दी है, सपोज यहां की कोई वैल्यू दी है, यहां की कोई वैल्यू दी है और यहां की भी कोई वैल्यू आपको दी है, तो आप इनके बीच में रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश इस आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए मैं कह रहा हूं कि 100 का अगर कैश प्राइस है, ठीक है, 100 का अगर कैश प्राइस है, 10% का गेन उस पर दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है कि सेलिंग प्राइस 693 का है, तो हमें निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सिंपल है, बस ये करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, काम आपका हो गया। x इक्वल टू 693 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आंसर जो आपका आएगा दैट विल बी 630 रुपए, यानी कि 630 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, उसको उसने बढ़ा के 770 रुपए मार्क प्राइस बनाया, 10% डिस्काउंट दिया, तो बन जाएगा 693 रुपए सेलिंग प्राइस, और उसके ऊपर भी उसने 10% का मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया, और कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ गया है 630 रुपए, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसने सामान को कितने ऊपर मार्क किया था। ये क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जा सकता है, इसने थोड़ा सा सिंपल रखा है क्वेश्चन को यह भी पूछा जा सकता है कि सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जो है वो कितना % ज्यादा था। आपको ये पता लग गया कि ये 630 है, ये आपको पता है वैल्यू दी है 770 है, इनका डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, 140 बट्टे 630 इंटू 100, तो इतना % जो है मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्क था, ठीक है। ये भी अगर पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। फिलहाल इसमें जो चीज पूछा गया है कॉस्ट प्राइस वो है 630, आंसर आपका सही बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, मार्क प्राइस क्या होती है, और किस तरीके से ये वाला रिलेशन यूज करके आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले वगैरह का जो यूज है वो अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा यूज, उसमें टाइम भी लगता है और थोड़ा सा वो बच्चों वाला तरीका है, ठीक है। सिंपल तरीके से आप यूज कीजिए, इसमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमेशा जवाब जो है वो बिल्कुल सही आएगा और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिन का क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट्स नंबर, कुछ 2 डिजिट के नंबर्स हैं, कुछ, ठीक है, सर्टेन संख्या कितनी है वही हमें निकालनी है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27, यानी कि कोई नंबर है, उस नंबर को अगर हम रिवर्स करते हैं, उसके डिजिट्स को अगर रिवर्स करते हैं, तो जो उनके नंबर के बीच का डिफरेंस आएगा वो हमेशा 27 है। तो हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं। सपोज करिए, देखिए डिजिट वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको हमेशा बताऊं, एक सेट फॉर्मेट है सॉल्व करने का। आप मान लीजिए कि 10th प्लेस पर जो डिजिट है, ओरिजिनल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओरिजिनल नंबर, रिवर्स करने के बाद चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर में 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको आप मान लीजिए ए, ठीक है, ये इसको लिख देते हैं पूरा, 10th प्लेस डिजिट को मान लीजिए ए, ठीक है, और जो 1st प्लेस की डिजिट है उसको मान लीजिए बी। अगर ऐसा है तो आपका नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर विल बी इक्वल टू 10a प्लस बी, यही होगा, ठीक है, 10a प्लस बी। सपोज कर लीजिए आपका नंबर है 27, इसको कैसे लिखेंगे आप, 27 नंबर कैसे आएगा कि आपका जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो कितना है 2, 1st प्लेस पे कितना है 7, तो 2 इंटू 10 प्लस 7, ऐसे ही तो 27 आएगा ना। तो इसी तरीके से ये 10a प्लस बी।
अब जब आप इसको रिवर्स करेंगे, जब नंबर को आप रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a की जगह b आ जाएगा, b की जगह a आ जाएगा, दैट इज 10b प्लस a। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो नंबर है और इसको रिवर्स करके जो नंबर आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 27 है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये है 10a प्लस b माइनस ऑफ 10b प्लस a। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया, ये आपका रिवर्स नंबर हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा जो है वो 27 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 9a माइनस 9b इक्वल टू 27 या फिर a माइनस b इक्वल टू 3। ठीक है, अब a माइनस बी इक्वल टू 3 कितने नंबर हो सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए नंबर आप ले लीजिए 4, मतलब a की जगह आप ले लीजिए 4। ठीक है, यहां पर चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं, a और b। ठीक है, a को आप ले लेंगे 4, b आपका हो जाएगा 1, a को आप ले लीजिए 5, b हो जाएगा 2, a को आप ले लीजिए 6, ये हो जाएगा 3, 7 लेंगे 4 हो जाएगा, 8 लेंगे 5 हो जाएगा, 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यानी कि आपके जो नंबर्स बनेंगे, ओरिजिनल नंबर जो आपके बनेंगे, दैट विल बी 41, 52, 63, 74, 85 और 96। इनके हर नंबर को आप चेक करके देख लीजिए, इनका अगर आप हर नंबर को रिवर्स करेंगे, जैसे कि यहां पर नंबर रिवर्स करेंगे 14, 25, 36, 47, 58 और 69, इन हर नंबर को आप जब वो करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ऐसे करके आप जब भी निकालेंगे तो हमेशा वो 27 ही आएगा। चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो कितने नंबर ऐसे हैं मैक्सिमम जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो है 6। ठीक है, 41, 52, 63, 74, 85 और 96। तो यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 3, 4, 5 दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सही नन ऑफ दीज। और वो नन ऑफ दीज कितना है, 6। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका सही बनेगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो डिजिट्स वाले नंबर है उसमें इस तरीके का आप यूज कीजिए, उसके बाद कोई भी कंडीशन आपको दी हुई हो आप यहां पर लगा के इस तरीके से जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिन का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दी गई है 200 मीटर की, 200 मीटर लॉन्ग है, इज मूविंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। बताना है कि इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। कोई आदमी है जो रेलवे लाइन के पास खड़ा हुआ है, ठीक है, उससे वो ट्रेन जो है कितनी देर में पास कर जाएगी। बहुत ही सिंपल जवाब है। अगर मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, यहां पर अगर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहां पर पर्सन खड़ा है, तो इसको पास करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। डिस्टेंस तो वो अपने लेंथ के बराबर ही कवर करेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि इस पर्सन की कोई एज सच लेंथ तो मानी नहीं जाएगी कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वो तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके के सवाल में अब मैं आपको एक वेरिएशन इस सवाल का और दिखाऊंगा, पहले आप इसको समझिए। अगर किसी भी सिंगल एंटिटी को ट्रेन क्रॉस करती है, सिंगल एंटिटी मतलब वो कोई पर्सन हो सकता है या फिर वो कोई पोल भी हो सकता है। क्वेश्चन में कभी कभी पोल से भी इस चीज को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन जो होगा वो हमेशा इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन के। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन के। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सपोज कर लीजिए ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई x है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई है x और ये किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई है y, तो कितना टाइम लगेगा। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस कवर करा जाएगा, क्योंकि ये दो ही वेरिएशन होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, वो कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई ब्रिज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ब्रिज भी है, प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है, ठीक है, या कोई दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, अनदर ट्रेन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनदर ट्रेन को लेके भी क्वेश्चन आता है। अनदर ट्रेन में भी फिर दो कंसेप्ट लगते हैं, या तो स्टैंडिंग ट्रेन है, ठीक है, या फिर वो ट्रेन मूव कर रही है। ट्रेन अगर मूव कर रही है तो फिर भी कंसेप्ट आपका आता है कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। वहां पर फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उनकी स्पीड ऐड होती है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते टाइम वो स्पीड माइनस होती है। आई होप आप कंसेप्ट आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, नहीं पता है तो बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको फिर एक दिन कभी थोड़ा समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, फिलहाल इस केस में क्या है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन होगा दैट विल बी इक्वल टू योर x प्लस वाई, यानी कि ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस जिस भी चीज को क्रॉस करना है उसको, या चाहे प्लेटफॉर्म हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ब्रिज हो तो ब्रिज की लंबाई, अनदर ट्रेन हो तो उसकी लंबाई। ठीक है,
तो ये दो ही वेरिएशन है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर फिलहाल हमसे पूछा गया है कि मैन को कवर करना है, तो मैन की अपने आप में कोई लंबाई है नहीं, डिस्टेंस कवर जो ट्रेन करेगी वो उसके अपने लेंथ के बराबर होगा, दैट इज 200 मीटर। ठीक है, स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन आपको यहां पर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, किलोमीटर पर सेकंड को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका स्पीड आएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितनी आएगी, 40 इंटू 5/18। ठीक है, दैट विल बी 200/18। इसको छोड़ दीजिए, ऐसी सिंप्लीफाई मत कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, करा आपने। इसके बाद आपको निकालना है टाइम, तो फिर सिंपल है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसमें कहीं कोई दिक्कत होती ही नहीं है किसी को, ये तो बहुत आसान चीज है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज 200 डिवाइडेड बाय 200/18। ठीक है, ये 18 चला जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड्स। ठीक है, 18 सेकेंड्स। तो 18 सेकेंड में वो जो है ट्रेन उस इंसान को जो वहां पर खड़ा हुआ है उसको क्रॉस कर लेगी। ठीक है, आंसर सही बनेगा ऑप्शन डी। ये कंसेप्ट आप लोग बताइएगा कि जो ये प्लेटफॉर्म वाला कंसेप्ट है और ये ब्रिज वाला, और खासकर स्पेशली अनदर ट्रेन वाला जो मैं बात कर रहा हूं वो, ठीक है, जिसमें ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इन दोनों में जो कंसेप्ट यूज होता है दैट इज योर रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो प्लीज बताइएगा। इसको अभी जो दिन बचे हैं 2-4, उसमें किसी दिन में थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की जाएगी, एक आध क्वेश्चंस लेके। ठीक है, चलिए बताइएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिन का क्या है। देखिए, ज्योमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि 12 इक्वल स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स क्या होते हैं आपको पता है, जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। ठीक है, आर प्लेस्ड टू फिट इन अ रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो अलग अलग होती है। ठीक, और उसका डायगोनल दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, देयर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स ईच, क्योंकि 12 स्क्वायर्स लगाने हैं, 12 स्क्वायर्स फिट करने हैं। उसमें से क्या है कि 3 रोज है जिनमें 4-4 स्क्वायर हर रो में है। ठीक, नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन एडजेसेंट स्क्वायर्स। एडजेसेंट स्क्वायर्स के बीच में गैप जो है वो नहीं छोड़ना है। हमें बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। ठीक है, कि हर स्क्वायर का एरिया कितना होगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं पहले बता देता हूं, 2018 का ये क्वेश्चन है, और इसको जब सॉल्व किया गया था, जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था, तो लोगों ने इसमें गलतियां बहुत ज्यादा की थी। क्यों की थी वो मैं भी आपको समझाता हूं। देखिए पहले इसको थोड़ा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई रेक्टेंगल है, इसमें है 3 रो, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि बराबर है। ठीक है, और यहां से ये इस तरीके से ये स्क्वायर है इसके अंदर। ठीक है, ये सारे स्क्वायर है, जो छोटे वाले बन रहे हैं ये स्क्वायर है। ठीक, तो ये 4 स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 एक रो में, और इसी तरीके से सिमिलरली एक ऐसे करके ये 4-4 स्क्वायर जो है हर रो में हो गए। तो टोटल आपके ये 12 स्क्वायर हो गए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है। दिया क्या गया है कि इसका जो डायगोनल है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये वाली, ठीक है, चलिए मान लीजिए सही है, ये बनाते तो थोड़ा सा सीधा ऐसे। ठीक है, फिर भी नहीं बना सीधा, कोई बात नहीं, चलिए ऐसे कर ले। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर का। आपको बताना है कि स्क्वायर का एरिया कितना है। अब स्क्वायर का एरिया पता करने के लिए आपको स्क्वायर की साइड पता होनी जरूरी है। ठीक है, जो क्वेश्चन लोगों ने पिछली बार इसमें करते टाइम गलती की थी वो ये मान लिया था कि ये सीधे सीधे जो है, ये जो डायगोनल पास हो रहा है ये हर स्क्वायर का भी डायगोनल होगा। ठीक है, हर स्क्वायर का भी डायगोनल होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि आप फिगर में भी यहां पर देख पा रहे हैं कि ये किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो है वो नहीं है। तो वो कंसेप्ट आप यूज करके क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था। ठीक है, अब यहां पर आपको बड़ा सिंपल कंसेप्ट लगाना है। आपको जो चीज दिख रही है उसी का यूज करना है, अपनी तरफ से कुछ अलग से एजम्पशन नहीं लेने। ठीक है, आपको पता है कि ये स्क्वायर है, तो इनकी जो विड्थ और हाइट, मतलब विड्थ है या आप लेंथ है, दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो इसको आप ए मान लीजिए। तो ये सारे के सारे ए होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। इसकी ये वाली साइड भी यही होंगी बस। तो यानी कि टोटल साइड आप देख लीजिए कितनी बन जाएगी, 3a। इसकी टोटल साइड जो बन जाएगी दिस इज योर 4a। ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये आपका जो रेक्टेंगल दिया गया है उसकी ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल दिया गया उसकी, सॉरी, ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, और ये रेक्टेंगल की छोटी वाली जो है ये ब्रेड्थ हो गई बस। अब यहां से आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम का सीधे यूज करेंगे कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ का स्क्वायर इज 4a, दैट इज 4a का स्क्वायर प्लस 3a इसका स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर।
ठीक है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर विल बी 25। तो ये कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज 25a स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू 1, a की वैल्यू प्लस माइनस 1, माइनस हो नहीं सकती क्योंकि लेंथ है, तो इसलिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि जो स्क्वायर है उनकी जो आप कह सकते हैं साइड है, क्योंकि स्क्वायर में सिर्फ साइड होती है, लेंथ और ब्रेड्थ तो कुछ होता नहीं है, वो 1 है। तो एरिया कितना हो जाएगा, हर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, आंसर करेक्ट इज सी। इतना आसान सवाल था, लेकिन लोगों ने इसमें कुछ जल्दीबाजी में या क्या था पता नहीं, कुछ गड़बड़ करी थी, और आंसर आई थिंक 7/5 या 5/7 में से कुछ आ रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आंसर इसका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, किस तरीके से करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, मैं कहूंगा आते हैं, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, अ पर्सन बॉट अ रेफ्रिजरेटर वर्थ ₹22,800 विद 12.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 22,800 रुपए में वो कोई रेफ्रिजरेटर खरीदता है 12.5% के ब्याज पर। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, पहले साल के अंत में वो 8,650 रुपए जो है वो दे देता है, इंस्टॉलमेंट में खरीदा है उसने, तो 8,650 रुपए पहले साल के अंत में दे देता है, दूसरे साल के अंत में वो 9,125 रुपए जो है वो पे कर देता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तीसरे साल के अंत में उसको कितना पैसा देना पड़े कि जितनी भी उसकी जो उधारी है, या कह सकते हैं कि जितना भी बचा हुआ बकाया है, वो सब का सब क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सवाल में पूछा गया है, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल की बात की गई है, तो सीधे उठा के जो फॉर्मूला होता है a इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n। ठीक है, इसमें p की वैल्यू आप अगर 22,800 मान के चलते हैं, r की वैल्यू 12.5%, टाइम इक्वल टू 3, ये अगर आप लगा के सीधे अमाउंट निकाल लेते हैं 3 साल के बाद कितनी होगी, उनमें से ये दो वैल्यू घटा के जो वैल्यू बचेगी उसको अगर आप जवाब बताते हैं तो वो सरासर गलत है। ठीक है, सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है, और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर नियम पता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे पहले साल का कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, पहले साल में उस पर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो बना के अमाउंट बनेगा, उस अमाउंट को कैरी करके वो अमाउंट कैरी होता है अगले साल के लिए, मतलब वो अमाउंट जो है अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, और उस पर फिर ब्याज लगता है, फिर अगले साल का अमाउंट आता है। तो सिमिलरली ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, अब यहां पर अगर इसने पैसे पहले साल और दूसरे साल के अंत में कुछ भी नहीं दिया होता तो वो फॉर्मूला लगता। ठीक है, सिंपल। अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इसने पहले साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर, मतलब स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर बात कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, पहली बात तो अब ये समझ गए कि ये वाला फॉर्मूला गलत है, कि डायरेक्ट इसको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं बताता हूं। देखिए आप ले लीजिए टाइम इक्वल टू 0 ईयर, मतलब जब उसने चीजें खरीदी तब। ठीक है, टाइम आफ्टर 1 ईयर, टाइम आफ्टर 2 ईयर और टाइम आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, देखिए जब उसने सामान खरीदा तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 22,850। ठीक है, अब 12.5% का उस पर ब्याज है। 12.5% को पहले तो आप ध्यान रख के चलिए, 12.5% को अगर आप लेंगे, 12.5% इज इक्वल टू 12.5/100 विच इज नथिंग बट 1/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आप इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे तब ये आसान रहेगा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, अमाउंट इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n, और ये r बाई 100 जो है वही मैंने आपको बताया कि 1/8 है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि n की वैल्यू 1 चलेगी, क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली है और हम एक साल के बाद की चीजों को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 प्लस 1/8 विल बी 9/8, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये दिया हुआ है, तो यानी कि एक साल के बाद अमाउंट जो बनेगा वो कितना बनेगा 22,800 डिवाइडेड इंटू 9/8, दैट विल बी 26,560। ठीक है, यानी कि पहले साल के अंत में उसको इतना रुपया देना पड़ रहा है। उसमें से वो क्या करता है 8,650 रुपए उसने दे दिया है। ठीक है, कितना रुपया बचा 17,000। ठीक, अब अगले बार पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो सिर्फ 17,000 पे पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब 17,000 इंटू फिर से 9/7, 9/8। ठीक है, तो वो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 19,125, 19,125। उसमें से भी वो 9,125 उसने यहां पर दे दिया, तो ये बचा 10,000। अब उसको तीसरे साल के बाद 10,000 इंटू 9/8 करना है, यह आ जाएगा आपका 11,250। तो यानी कि तीसरे साल के अंत में उसको सिर्फ 11,250 रुपए जो है वो देना है। ठीक है,
अगर आप इसको वैसे निकालेंगे टोटल 3 साल का करके और फिर ये 2 वैल्यू घटा के निकालेंगे तो आप निकाल के देखिएगा आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है, और इससे ज्यादा आएगा वो, ठीक है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं उसमें आप ये पूरे के पूरे वैल्यू को 3 साल के लिए प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप 12.5% का ब्याज लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर आपने अगले वाले के लिए आप इसी को प्रिंसिपल अमाउंट मान के आगे निकाल ले जाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप आगे ले जाएंगे तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि पहले साल में इसने जितना भी इसका अमाउंट बना है उसमें से इसने कुछ पैसा जो है वो पे कर दिया है एज अ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अगले साल के लिए जो वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी वो कम होगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत कम हो जाएगा, 17,000, ठीक है। सिमिलरली दूसरे साल में जो कैरी हो रहा है, दूसरे साल के बाद जो कैरी हो रहा है वो सिर्फ 10,000 है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, सवाल आसान है, गड़बड़ इस तरीके के सवालों में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका जो इंस्टॉलमेंट वगैरह की चीज है वो काम करती है, ठीक है। इसके लिए आपकी मैथ्स जो है, स्पेशली 10th लेवल तक की मैथ्स जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से जो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब तरीका है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना काफी नहीं है, वहां से गड़बड़ हो सकती है। पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से प्रिंसिपल सेट होता है, किस तरीके से उसकी अमाउंट सेट होती है, और अगर हर साल के बाद अगर आप उसका इंटरेस्ट देते जा रहे हैं तो किस तरीके से फिर वो चीजें जो है वो कम होती है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर किसी के मन में एक सवाल आ सकता है, वो सवाल भी मैं पूछ लेता हूं। कभी कभी क्या होता है कि आजकल जैसे आप लोगों ने देखा है कि ई कॉमर्स मार्केट जो है, ठीक है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहां पर क्या होता है जनरली आप लोग सामान जो है वो इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, ठीक है, और उसकी जो EMI है वो हर महीने कटती है, लेकिन उसमें ये वाला फंडा यूज नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है उस प्रिंसिपल अमाउंट को पूरा, जैसे 12.5% का ब्याज है तो इससे आप पूरा निकालेंगे कितना बैठ रहा है, ठीक है, और उस 12.5% के ब्याज के बाद उसमें भी आपने एक चीज देखी होगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है, 9 महीने के लिए रखना चाहते हैं, 6 महीने के रखना चाहते हैं, 3 महीने के रखना चाहते हैं, उस तरीके से। लेकिन वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है उसमें, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि जो EMIs की वैल्यूज होती हैं, अगर आप ज्यादा लंबी EMI रखेंगे तो आपका जो EMI आती है, मतलब ज्यादा लंबे टाइम के लिए अगर आप लेंगे तो आपकी जो EMI आती है वो कम होती है, और अगर कम टाइम के लिए लेंगे तो EMI की वैल्यू जो है वो उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें टाइम का फर्क होता है, ठीक है ना। तो वो कंसेप्ट भी आप थोड़ा सा वहां से ध्यान कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डी इसका सही आंसर है 11,250। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, x कोई भी नंबर है, कुछ भी है, 25 से या तो बराबर है या 25 से बड़ा है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ठीक है। चलिए, y इज लेस देन और इक्वल टू 40, एक दूसरा नंबर है y, वो 40 के बराबर है या उससे छोटा है, तो हमें यह बताना है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। ऑलवेज, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा, सिर्फ एक स्पेशल केस में नहीं, हमेशा करेक्ट होना चाहिए। पूछा गया है पहला ऑप्शन कि x इज ग्रेटर देन y, क्या हमेशा x y से बड़ा होगा? मतलब ही नहीं है। कोई भी सिंपल एग्जांपल लेके देख लीजिए, सपोज कर लीजिए x की वैल्यू है 28, y की वैल्यू है 35, कंडीशन सेटिस्फाई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, y इज लेस देन इक्वल टू 40, तो क्या यहां पर x y से बड़ा है? नहीं, तो पहली कंडीशन गलत हो जाती है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद दूसरा चेक कीजिए, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15। देखिए, किसी की भी ग्रेटर वैल्यू निकालनी है, मतलब इससे कोई बड़ी वैल्यू, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि y माइनस एक्स की, क्वेश्चन की अगर हम इनडायरेक्ट लैंग्वेज को समझें ऑप्शन की, तो वो ये बोल रहा है कि y माइनस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स इज 15। क्वेश्चन एक तरीके से हमसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या y माइनस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 15 है, क्योंकि अगर किसी की इसकी मिनिमम वैल्यू अगर 15 है तो फिर उसकी वैल्यू हमेशा उससे ग्रेटर ही होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है कि y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, यानी कि y माइनस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स इज 15, और चौथे में ये पूछ रहा है कि y प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, यानी कि y प्लस एक्स की जो ग्रेटर देन, यानी कि फिर से मिनिमम वैल्यू ऑफ y प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन कितनी है? 65, ठीक। तो ये तीन कंडीशन हमें चेक करनी है। पहला ऑप्शन हम देख चुके हैं कि गलत है, एक एक करके इनको चेक करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इस वाले में आ जाइए, मिनिमम ऑफ y माइनस एक्स। देखिए, y माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? y माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू तब आ सकती है जब y आपका मिनिमम हो और x जो है वो मैक्सिमम हो, तभी उसकी मिनिमम वैल्यू आ सकती है। y मिनिमम हो, x आपका मैक्सिमम हो, ठीक है। अब देखिए, गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये हमारी गिवन कंडीशन है, ठीक है, बस इतनी सी।
अब y की मिनिमम वैल्यू क्या है मुझे बताइए, y की कोई मिनिमम वैल्यू यहां पर डिफाइंड है, y की मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइंड है लेकिन मिनिमम वैल्यू डिफाइंड जो है वो नहीं है, तो ये कट गया वैसे ही, जो कोई वैल्यू हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। फिर क्या x की कोई मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है, वो भी नहीं है, x की तो ये मिनिमम वैल्यू है 25, क्योंकि x जो है वो 25 से बड़ा है, 25 है या उससे बड़ा है, तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं डिफाइंड है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी यहां पर गलत हो जाता है, हम इसको नहीं बता सकते कि ऐसा होगा या नहीं होगा, किसी स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऑलवेज करेक्ट हो। ठीक है, इसके बाद आप पहले ये चौथा वाला देखिए कि y प्लस एक्स की मिनिमम वैल्यू। अब y प्लस एक्स की मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि y भी मिनिमम हो और x भी मिनिमम हो, तभी मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि एडिशन है बीच में। ठीक है, अच्छा यहां पर डाउट तो नहीं आएगा किसी को कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों ली गई है, बात की गई थी मिनिमम की, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू जितनी ज्यादा मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसने माइनस होना है तो इसलिए वो वैल्यू उतना ही मिनिमम होती चली जाएगी। ठीक है, यहां पर जो है ये प्लस है और मिनिमम पूछा गया है, तो दोनों की मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। अब y की कोई मिनिमम वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू है ही नहीं, x की मिनिमम वैल्यू है, ये तो है, लेकिन y की मिनिमम वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फिर से हम ऑलवेज वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो तीन ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए, चौथा हमारा सही होना चाहिए लेकिन हम उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ y माइनस एक्स, y माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, तभी ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी y माइनस एक्स। अब y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 40 है। ठीक है, और x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 25 है, तो ये कितना आ रहा है, 15, यानी कि y माइनस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 है। ठीक है, यानी कि y माइनस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 है, यानी कि y माइनस एक्स जो है वो हमेशा और हमेशा x 15 से, y माइनस एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 50, ये यहां से सेटिस्फाई होता है। सही जवाब आपका बनेगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, आप इसको मतलब कर तो वैसे भी सकते थे कि आप इसका कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिया शुरुआत में। ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल लेके आप और चीजें भी ट्राई कर सकते हैं, पर उसमें गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप कोई वैल्यू ऐसी ले लेंगे जिससे सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन, आपको लगेगा कि आपका आंसर जो है वो सही है। पर यहां पर ये जो कंसेप्ट हमने किया है ये बिल्कुल सटीक कंसेप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने चेक कर ली है और हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका यहां पर सही बनेगा। कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया, आई होप आ जाएगा, आसान कंसेप्ट है, आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो प्लीज बताइएगा फिर से। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, खासकर ये सी सेट के लिए जो हमने चौथा दिन है आज, 3 दिन पहले स्टार्ट किया था, इन वीडियोस को आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, 2 दिन का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, वीडियो सारे के सारे आप लोग देख लें, सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लें, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वो हमें बताएं। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर ज्यादा कंसेप्ट पूछे जाएंगे आप लोगों की तरफ से या ज्यादा क्वेरीज होंगी तो हम एक दिन का सेशन फिर पूरा का पूरा उन डाउट्स पे ही रख लेंगे। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि कोई और टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हम कोई क्वेश्चन यहां पर कवर कर रहे हैं, अगर हमसे कोई कंसेप्ट वाला मतलब किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन या किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन जो है वो छूट जाता है, तो फिर वो आप वो भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, इसको प्लीज कवर कर दीजिए, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग फिर जरूर लास्ट के एक दिन में जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि एक बार ये 90 डेज की सीरीज अगर कंप्लीट हो जाती है तो फिर इस तरफ से हम वीडियो बना के आपको नहीं दे पाएंगे। फिर आपको जो भी हमारे कमेंट्स और जो डाउट्स वगैरह चलेंगे, फिर या तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू चलेंगे या फिर वो मेल के थ्रू चलेंगे। तो इसलिए अभी आप लोगों के पास ऑप्शन है। ठीक है, अभी 3-4 दिन और बचे हुए हैं, तो बेटर है कि आप 1-2 दिन लेके चीजें सारी पढ़ लें, सी सेट को भी मतलब नजरअंदाज ना करें। मैं फिर से बताते आया हूं कि इंपॉर्टेंट है, 66 नंबर एटलीस्ट चाहिए होते हैं। और क्वेश्चन ये मैं आपको बता दूं 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि 2018, 19, 17 में आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अगर जरूरत होती है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर से थोड़ा सा यही आपको मैं ध्यान दिला दूं कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के हमारे मिशन पे आप प्लीज अपना सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है प्लीज कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों का भी फायदा होगा और भी बहुत सारे लोगों का जो है वो फायदा इससे जरूर होने वाला है। स्कैन एंड पे का ऑप्शन आपको दिया गया है, किसी को यूपीआई आईडी की अगर जरूरत है तो okul@axis बैंक के थ्रू कर सकता है। बाकी अगर कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था देखिए आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आ रहा है। अभी हमारे पास 4 दिन का ये कोर्स जो है और बचा हुआ है। आज 86th डे था,
4 दिन का कोर्स और बचा हुआ है, 2 दिन का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है। पुराने चीजें जो है वो पढ़ लीजिए, या फिर सीसेट के किसी भी और टॉपिक से अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस कवर किए जाएं तो लास्ट के 2 दिन के लिए आपके लिए दिए जा रहे हैं कि आप बता दीजिए, परसों तक आप लोग बता दीजिए। उसके बाद जो लास्ट के 2 दिन है वो आपकी डिमांड पर ही क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। अगर आप लोगों की तरफ से कुछ डिमांड आएगी तो, और नहीं आएगी तो फिर हम अपने एंड से क्वेश्चन जो है वो जैसे ले रहे हैं वैसे ही लेते रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं फिर से कहूंगा कि प्लीज़ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपने फीडबैक्स जो है वो जरूर बताएं, कोई क्वेरी है तो वो भी जरूर पूछिए। ठीक है, बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल है, उसका भी यूज़ करें। कुछ लोगों ने वहाँ पर चीज़ें जो है टेलीग्राम में स्पेशली मैं कहूँगा कि ज्वाइन करने स्टार्ट किए हैं चैनल, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ करना स्टार्ट करें। आप लोगों के लिए जो क्विजेस और नोट्स की डिमांड है और कोर्सेज के लिए वो स्पेशली पूरी की जाएगी। उसके लिए थोड़ा सा आप लोग हमें सपोर्ट करें कंट्रीब्यूशन के तौर पर, तो चीज़ें जरूर की जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, तो चलिए कल के दिन में फिर से नए क्वेश्चंस लेके हम सीसेट के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।